Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बेंजीन के चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगा हूं। आज के इस लेक्चर में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर करने लगा हूं जो कि हमें अपकमिंग लेक्चर्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाले हैं। मेरा आज का जो एक्चुअल टॉपिक है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के हवाले से है, वो रेजोनेंस मेथड के हवाले से है। चूंकि मैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के टॉपिक को भी डिस्कस कर रहा हूं तो इसीलिए मुझे आज आपको यह सिखाना है कि जो कैक्यूल का प्रोपोज स्ट्रक्चर था उसके कितने पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमें स्टेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। और वो स्टेबिलिटी कहां से आती है? वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से आती है। और वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, वो एक्चुअली कॉन्जुगेशन से आता है। सो मैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपको मेन कंटेंट आज सिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल्स देखता हूं और सबसे पहले आपको यही सिखा देता हूं कि कॉन्जुगेशन होती क्या है। तो कॉन्जुगेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब टू लिंक टुगेदर है। इसमें किस चीज का लिंक है? वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का लिंक है। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन के ऊपर 2p-Z ऑर्बिटल ऐसा था जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा था। तो वो क्या करता है? वो एक डीलोकलाइजेशन करता है, वो आपस में लिंक होगा जिसकी वजह से वो सिस्टम कॉन्जुगेटेड कहलाता है। और जिसके अंदर ये कॉन्जुगेशन नहीं होगी, जो लिंक नहीं करेंगे पाई सिस्टम, वो आइसोलेटेड कहलाएंगे। यहां पे दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं तो उसमें हम समझते हैं कि किस तरह से ये चीज हमारे पास 1,3 पेंटाडाइन और 1,4 पेंटाडाइन। आप देखें हम लाइन स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटा ये 1 2 3 4 एंड 5। यहां भी हम क्या कर लेते हैं, चूंकि पेंटा डाई मीन 2 एंड इन 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पे क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अनहाइब्रिड 2p-Z हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस केस में क्या है, वो 1 और 3 पे, यानी कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट 1 and 2 कार्बन एंड सेकेंड 1 2 3 एंड 4। जो थर्ड पोजीशन होती है वो किसके दरमियान में है? 3 and 4 के दरमियान। यहां पे क्या होने जा रहा है? 1 4 एक डबल बॉन्ड हमारे पास 1 और 2 में है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 एंड 5। और 4 मीन के दूसरा डबल बॉन्ड कहां पे है? वो 4th कार्बन पे है। अब आप देखें इस पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है जो बॉन्ड डबल है 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास क्या है? वो 2p-Z ऑर्बिटल मौजूद है। इसी तरह 3 और 4 पे है तो एक हमारे पास 2p-Z ऑर्बिटल 3 पे है और एक कहां पे है? 4 पे है। जबकि अगर आप इस केस में देखें हमारे पास क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन 2p-Z ऑर्बिटल है वो अवेलेबल 1 और 2 पे है, चूंकि डबल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान मौजूद है। और सेकेंड हमारे पास क्या है, वो 4th और 5th के ऊपर मौजूद है। तो आप बड़ा क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि यहां पे क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में यहां पे लिंक कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड यहां मौजूद है। तो चूंकि हम कॉन्जुगेशन बेसिकली कहते किसको हैं? अल्टरनेट पोजीशंस को। अगर एक डबल है, एक सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, तो वो कॉन्जुगेशन। अगर ऐसा नहीं है तो वो आइसोलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो देखें हमारे पास यहां पे डबल, यहां पे सिंगल, यहां पे डबल, फिर सिंगल। अब डबल और सिंगल में जो हम अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली यहां पे जब ये आपस में लिंक करेंगे तो यहां पे पाई बॉन्ड, ये आपस में यूं लिंक कर सकते हैं तो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। इसी तरह ये यहां पे भी आपस में क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉन्जुगेटेड। जबकि इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये आपस में यहां पे तो डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इस कार्बन ने क्या कर दिया? 4th और ये सेकेंड कार्बन में आइसोलेशन पैदा की।
अब ये कार्बन और ये sp2 हाइब्रिड है, जबकि ये वाली जो सेंटर जो हमारी थर्ड कार्बन है दिस इज sp3, तो ये भी हमारे पास sp2, ये भी sp2। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसके बाद एक सिंगल है, फिर सिंगल है और फिर डबल है। सो दिस स्ट्रक्चर इज आइसोलेटेड स्ट्रक्चर। तो आपने बड़ा क्लियर देखा दोनों स्ट्रक्चर ही पेंटाडाइन के ही हैं। दिस इज आल्सो पेंटाडाइन, वो भी पेंटाडाइन। सिर्फ पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड्स की वजह से एक स्ट्रक्चर हमारे पास कॉन्जुगेटेड हो गया और दूसरा हमारे पास आइसोलेटेड हो गया। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें डीलोकलाइजेशन है, ये यहां पे बॉन्ड हो सकता है, ये यहां पे हो सकता है या यहां पे हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे और यहां पे हो सकता है। यहां पे इनके जो पाई बॉन्ड्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं, जबकि ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल भी आपसे शेयर करने के लिए यहां पे लिख रखी है, साइक्लोहेक्साडाइन। अब मैं यहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता हूं, दिस इज आल्सो साइक्लोहेक्साडाइन। तो दोनों में हमने सिर्फ जो पॉइंट समझना है वो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है। अब हमारे पास ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दिस इज 1 2 3 एंड 4, तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड 2, सो 1 3 का मतलब 3 और 4 में। इस केस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड 2, देन सिंगल और 4 एंड 5 में बॉन्ड मौजूद है। सेम वही कॉन्सेप्ट, चूंकि साइक्लिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, हमारा चैप्टर साइक्लिक बेंजीन से रिलेटेड है, तो यहां पे देखें अब क्या है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है इट मींस उसकी कार्बन sp2 हाइब्रिड, इट मींस वहां पे 2pz ऑर्बिटल मौजूद है। इसी तरह सेम अब देखें देयर इज आल्सो अ लिंक, डबल डबल एंड सिंगल, सो दिस इज अ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बिकॉज दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली delocalized, so that's why this is a conjugated structure। जबकि इस केस में देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि 2pz ऑर्बिटल इज प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड 2, देन बिटवीन 4 एंड 5, तो यहां पे क्या हो गया, डबल सिंगल और फिर डबल। तो आप देख रहे हैं जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन होती है, अल्टरनेट पोजीशन होती हैं, वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड होता है, और जिसमें ऐसा नहीं होता वो हमारे पास आइसोलेटेड होता है। इसी तरह मैं एक और आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेता हूं, अलीन के केस में एक और भी हमारे पास ऑप्शन होता है। अब अलीन हम किसको कहते हैं, 1,2 प्रोपाडाइन। अब देखें इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 कार्बन होती हैं, 1 2 3, सो डबल बॉन्ड हमारे पास क्या होता है इसमें, चूंकि 1 2 है, सो 1 पे भी डबल बॉन्ड और 2 के ऊपर भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि चूंकि 1 और 2 में है तो आपके पास यहां पे भी 2pz ऑर्बिटल, और चूंकि 2 और 3 में है तो 2 के ऊपर एक और भी हमारे पास क्या है, 2pz ऑर्बिटल मौजूद है। सो ऐसा जब भी आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं क्या बता रहा हूं, सो दिस इज कॉल्ड कॉमुलेटेड स्ट्रक्चर। तो इसी तरह जैसे हमने कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर देखा, आइसोलेशन देखी, तो इसी तरह से एक आध आपसे एग्जांपल अलीन की मैंने कॉमुलेटेड स्ट्रक्चर के हवाले से भी डिस्कस कर ली। अब मैं चलता हूं जो कैक्यूल का हमारा स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया गया था, अल्टरनेट 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, उसके ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह से जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर है, वो किस बिहाफ पे ड्रॉ किया गया। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखिए, हम इस स्ट्रक्चर को रियल स्ट्रक्चर अगर कंसिडर करते हैं तो इसमें आपने देखा कि चूंकि डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो आप देखें, जैसे मैंने ए लिखा दिस इज फॉर सिंगल बॉन्ड, और जो मैंने बी लिखा दिस इज बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड। लेकिन जब हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमारे पास ये जो बॉन्ड लेंथ है ये न सिंगल के जितनी है, अब सिंगल की हमारे पास कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो डबल की होती है वो हमारे पास कितनी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह ट्रिपल की भी आप लोग देख लें वो कितनी होती है 1.20
एंगस्ट्रॉम। तो अब यहां पे देखें, जो इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास आती है, नॉर्मली ये होता है कि जो हम ल्यूइस के स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पता हो तो हम ल्यूइस के स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, या ल्यूइस के स्ट्रक्चर हम बना लें तो उनकी प्रॉपर्टीज को हम डिराइव कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज तो थी लेकिन स्ट्रक्चर नहीं था, तो इस स्ट्रक्चर को जब हमने ड्रॉ किया तो वो उसकी बॉन्ड लेंथ ना सिंगल बॉन्ड जैसी है और ना डबल के जैसी है। तो हमने क्या किया कि उसके लिए जितनी पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर्स थे उनको ड्रॉ किया गया। उसमें हमारे पास दो किस्म के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे, एक कैक्यूल के दो स्ट्रक्चर्स थे, जो इस स्ट्रक्चर जिसको हम रियल कंसिडर कर रहे हैं उनमें से कोई एक हो सकता है, या इसी तरह देवर के 3 स्ट्रक्चर्स थे। तो हम उनको पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके साथ हम किस तरह से हम उसको टैली कर सकते हैं। तो आप देखें, मैंने यहां पे 5 स्ट्रक्चर्स लिखे। दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। सो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पे बनाए हैं। तो अब उसमें देखें, इनके दरमियान जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके दरमियान आपने डबल एरो लगाना होता है, ये रेजोनेंस को शो कर रहा है। अब यहां पे रेजोनेंस की 2 तरह से मैंने डेफिनेशंस बताई हैं आपको। सबसे पहले देखें, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो वैलेंस स्कीम हम पहले देख लेते हैं। आपने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन लिख लें। सबसे पहले ये पेपर में आता है आपका क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हैं, उसमें कार्बन के काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हैं, तो ये हम इस तरह से उनको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 एंड 6। तो जो प्रपोजल था कैक्यूल के स्ट्रक्चर का, ये जो मैं पहले 2 स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, दीज आर कैक्यूल्स स्ट्रक्चर्स 1 एंड 2, और जो नेक्स्ट मेरे पास हैं, दीज आर फॉर द वार्स स्ट्रक्चर्स। अब ये आप देखें, हमारे पास ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, जो 3 4 एंड 5 है, दीज आर फॉर द वार्स स्ट्रक्चर। अब इनमें क्या डिफरेंस है हम जल्दी से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड 2, देन सिंगल, देन 3 एंड 4, देन सिंगल, देन 5 एंड 6। तो ये स्ट्रक्चर कैक्यूल का है, या इसकी जगह पे आप क्या करते हैं, जहां डबल है वहां सिंगल कर लें, और जहां पे सिंगल है वहां पे डबल। सो डबल सिंगल डबल सिंगल और ये डबल। सो दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स फॉर कैक्यूल स्ट्रक्चर। इसी तरह जो दीवार के स्ट्रक्चर थे उसमें आपने क्या कर लेना है, इसमें एक लॉन्गर बॉन्ड होता है जो हमारे पास एक 1 और 4 में मौजूद है, एक आप क्या कर रहे हैं 2 और 5 में बना लें, और एक आप क्या कर लें 3 और 6 के दरमियान बना लें। अब जो हमारे पास डबल बॉन्ड है जो शॉर्टर है, वो उसी डायरेक्शन में 2 और 3 में और 5 और 6 में आ जाएगा, इसी तरह 3 और 4 में आ जाएगा, और 1 और 6 में आ जाएगा, और यहां पे 1 और 2 और हमारे पास 4 एंड 5 में आ जाएगा। सो दीज आर द पॉसिबल रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो हमने इसमें देखा कि हमारे पास ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं, 5 ऐसी हमारे पास पेयरिंग स्कीम्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो पॉसिबल थी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब हमने इसकी जो दूसरी डेफिनेशन देखी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर एज अ वेटेड एवरेज ऑफ 2 और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब हमारे पास हमने क्या कहा कि जो हम रियल स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमारे पास हम 1 मिनट के लिए ये कहेंगे इनमें से कोई भी हमारे पास क्या है, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो हम यहां पे लेते हैं वो वेटेड एवरेज होता है 1 2 और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, उस स्ट्रक्चर को हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो ज्यादा वेटेज आई वो कैक्यूल के स्ट्रक्चर की वेटेज आई जो 1 और 2 है, वो कितनी परसेंट वेटेज थी, वो 39% इन दोनों की वेटेज थी। और जो हमारे पास दीवार के स्ट्रक्चर थे इसकी वेटेज ओनली 7.3% थी।
बहुत ही शॉर्ट थी, माइनर कंट्रीब्यूशन थी। क्यों? एक तो इसमें क्या था कि 1 और 4, 2 और 5, 3 और 6 के जो बॉन्ड लेंथ थे वो बहुत ज्यादा थे, और ये जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू ये जो उसके दो बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड, इनके मुकाबले में ज्यादा थी, जो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं थी। तो इस वजह से इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, और जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हमारे पास जो दीवार का स्ट्रक्चर था उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं किया गया, और जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर था इनमें से कोई भी एक आप रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उसको लिखते हैं, तो हमारे पास हम जब भी अब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो 1 और 2 में से हम वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो अब जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है इन 5 स्ट्रक्चर्स का। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इसमें जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि हमारे पास इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इशू थी, तो अब जब हमने इनमें से जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकाला जो कि एक एवरेज स्ट्रक्चर था, उसकी बॉन्ड लेंथ बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जो कि अल्केन और अल्कीन के मुकाबले में जो बेंजीन की हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ आई वो कितनी आती है, वो हमारे पास इन बिटवीन दिस इज 1.397 एंगस्ट्रॉम। ये आपका एक पेट क्वेश्चन भी है जो पेपर में आता है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज फॉर बेंजीन, ये बेंजीन के केस में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो इन बिटवीन है सिंगल और डबल। देखें 1.54 1.34, तो इन दोनों के दरमियान में तकरीबन 1.4 पे हमारी ये जो बॉन्ड लेंथ आ रही है बेंजीन के केस में, जो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से आया। अब जो आखिर में मैं एक मेन कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने लगा हूं, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो है कि हमारे पास जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होती है, डीलोकलाइजेशन फॉर एग्जांपल यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स थी, तो जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन है उतनी ज्यादा हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है। तो आपने देखा कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन थी, कभी यहां पे कभी यहां कभी यहां, तो वो डबल बॉन्ड आपस में पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, वो अल्टरनेट पोजीशंस पे लेके आ सकते हैं। तो बेंजीन में तो आप देख रहे हैं हाईली अनसैचुरेटेड है, तो इसमें हाईली डीलोकलाइजेशन, या मैं यूं कह दूं कि एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतनी ज्यादा कॉन्जुगेशन, और जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन उतने ज्यादा रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स। तो आपने देखा जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा रेजोनेंस, और अल्टीमेटली इन सारी बातों का जो सम अप करते हैं वो क्या है, वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के ऊपर यही ऑब्जेक्शन था जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कैसे है। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट मैंने एक तरीके से आपको समझाया कि डीलोकलाइजेशन की वजह से कॉन्जुगेशन, और उसी कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस। आप देख रहे हैं जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कंपाउंड की कॉन्जुगेशन और उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। सो बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये जो आज मैंने बातें आपसे डिस्कस की हैं ये थॉरली आपको समझ आई होंगी, और इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज से ये फाइंड आउट करेंगे कि बेंजीन किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।